कई रैंकिंग्स में शाहरुख खान को दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में गिना जाता है, अक्सर 700 से 800 मिलियन डॉलर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड के किंग की इनकम का सबसे छोटा हिस्सा फिल्म से आता है। मतलब बॉलीवुड का किंग पेचेक से नहीं, इक्विटी से कमाता है। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि इस एम्पायर की शुरुआत बॉलीवुड से नहीं, एक स्टेडियम से हुई थी। 2008 में जब क्रिकेट और सिनेमा एक साथ चमके, एसआरके ने रेड चिलीज और जूही चावला, जय मेहता ग्रुप के साथ 298 करोड़ में कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज खरीदी। पहले 3 सीजन 2008 से 2010 तक खराब गए, लॉसेस बढ़े, क्रिटिसिज्म हुआ और फैमिली ने टीम बेचने की सलाह दी। लेकिन एसआरके ने पिवट किया, रिस्क मैनेजमेंट से लीडरशिप आर्बिट्राज तक। 2011 ऑक्शन में उसने गौतम गंभीर को कैप्टन बनाया और गेम पलट दिया। 2012 में पहली ट्रॉफी, 2014 में दूसरी और फिर 2024 में केकेआर ने तीसरी ट्रॉफी जीती, चेन्नई में एसआरएच को 8 विकेट से हरा के। सुनील नारायण सीजन के एमवीपी बने और मिचेल स्टार्क ने फाइनल में ओपनिंग बर्स्ट से मैच सील कर दिया। ये प्रूफ था कि एसआरके का केकेआर सिस्टम कंपाउंड कर रहा है। पर स्टेडियम से शुरू हुआ ये खेल सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, ये एक ग्लोबल बिजनेस ब्लूप्रिंट में बदल गया। एसआरके ने सिर्फ टीम नहीं बनाई, उसने एक स्पोर्ट्स फ्लाईव्हील बनाया। अटेंशन से टिकटिंग, टिकटिंग से स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप से मर्चेंडाइज और फिर ग्लोबल लीग्स तक। केकेआर उसकी अटेंशन का टॉप ऑफ फनल है। परफॉर्मेंस से ब्रांड सीपीएम गिरता है, स्पॉन्सर वैल्यू बढ़ती है। फिर 2015 में उसने कैरिबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनबेगो नाइट राइडर्स खरीदी। मेन और विमेन दोनों टीम्स ने मल्टीपल टाइटल्स जीते। उसके बाद अबू धाबी नाइट राइडर्स जो यूएई की ILT20 में खेलती है और लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स जो यूएसए की मेजर लीग क्रिकेट में है। साउथ अफ्रीका में 2017 की ग्लोबल T20 लीग के लिए केप टाउन नाइट राइडर्स अनाउंस हुई थी, लेकिन लीग कैंसिल हो गई, इसलिए फिलहाल साउथ अफ्रीका में कोई एक्टिव टीम नहीं है। नाइट राइडर्स ग्रुप अब 4 एक्टिव लीग्स में खेलता है, IPL, CPL, WCPL, ILT20 और MLC। ये स्पोर्ट्स एम्पायर अब मीडिया रिपोर्ट्स में multi-thousand crore वैल्यूएशन रेंज में माना जाता है। कंट्रोवर्सीज रही पर कंपाउंडिंग कभी नहीं रुका। लेकिन असल फॉर्मूला स्पोर्ट्स में नहीं था, वो था बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर छुपा एक कोड। एसआरके का बिजनेस मॉडल बाकी एक्टर्स से पूरी तरह अलग है। एक्टिंग फीस नहीं, प्रॉफिट शेयर मॉडल। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके ने कुछ फिल्मों में फिक्स्ड फीस छोड़कर प्रॉफिट परसेंटेज लिया, जिससे हिट होने पर उसका अपसाइड ड्रामेटिक हो गया और फ्लॉप में पे आउट 0। प्रोड्यूसर का रिस्क कम, एसआरके का रिवॉर्ड अनकैप्ड। पर किसी इंसान का माइंडसेट इतना स्ट्रेटेजिक कैसे हो सकता है? उसका आंसर मिलता है वापस दिल्ली की उन गलियों में। दिल्ली का एक साधारण लड़का जो थिएटर के छोटे स्टेज पर परफॉर्म करता था, हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए एक्टिंग का जुनून पाल रहा था। फौजी और सर्कस से पहचान मिली और 1992 में दीवाना ने बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। लेकिन एसआरके को जल्दी समझ आ गया, स्टारडम किराए का घर है, ओनरशिप नहीं। आज हिट हो, कल फ्लॉप। अगर भविष्य सिक्योर करना है तो बिजनेस सोचना पड़ेगा। और यही सोच थी जिसने एक एक्टर को प्रोड्यूसर बनाया और पहली बार उसे फेल भी करवाया। 1999 में उसने ड्रीम्स अनलिमिटेड शुरू की, जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ। पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फ्लॉप रही। अशोका में मैसिव बजट बर्न हुआ और चलते चलते भी नुकसान पूरा न कर सकी। एसआरके ने सीखा कि बॉलीवुड में आर्ट नहीं, मैथ चलता है। लेसन सिंपल था, हर फेलियर किसी नेक्स्ट सक्सेस का ब्लूप्रिंट होता है और एसआरके का ब्लूप्रिंट था रेड चिलीज। 2003 में उसने कंपनी को बंद किया और नई शुरुआत की, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, गौरी खान के साथ। मैं हूं ना 25 करोड़ में बनी, 70 करोड़ कमाए। ओम शांति ओम 40 करोड़ में बनी, 150 करोड़ कमाए। अब एसआरके के पास सिर्फ हिट फिल्म नहीं, एक वर्किंग बिजनेस मॉडल था। रेड चिलीज ने फिल्म्स के साथ टूल्स भी बनाए। वीएफएक्स डिवीजन ने बॉलीवुड को टेक दी। रावण, क्रिश 3, भूल भुलैया 2, जीरो और जवान तक हर फिल्म में रेड चिलीज वीएफएक्स का हिस्सा है। मूवीज हिट या फ्लॉप, इनवॉइस हर बार आता है। एसआरके ने बॉलीवुड के एडवर्टाइजिंग टैबू को तोड़ा। ब्रांड्स को फेस नहीं, क्रेडिबिलिटी चाहिए थी और एसआरके वही बेच रहा था। आज वो Hyundai, बायजूस, बिग बास्केट, ICICI बैंक, टैग हॉयर और दुबई टूरिज्म जैसे 30 से ज्यादा ब्रांड से जुड़ा है। पर कैंपेन फीस मल्टी करोड़ रेंज में 5 से 10 करोड़ तक। ये था उसका ट्रस्ट एस CPM आर्बिट्राज। और अब उसने सिर्फ एंडोर्स नहीं किया, खुद के ब्रांड्स भी बनाए। डियावोल, आर्यन खान के साथ उसका स्पिरिट्स और लाइफस्टाइल वेंचर इंडिया से ग्लोबल जा चुका है। रेडिको खेतान और निखिल कामत के साथ पार्टनरशिप में डियावोल स्पिरिट्स ने यूके मार्केट में सिंगल एस्टेट वॉडका लॉन्च की है और अनेहो टकीला 2025 में आने वाली है। फेम से आगे अब ओनरशिप भी बन रही है। फिल्म्स और स्पोर्ट्स सिक्लिकल हैं, स्टेबिलिटी एसआरके ने रियल एस्टेट से लाई।
मुंबई का मन्नत लगभग 200 करोड़ रुपए का माना जाता है। दुबई का जन्नत विला नखील डेवलपर्स से गिफ्ट था। लंदन का पार्क लेन अपार्टमेंट मल्टी मिलियन पाउंड एसेट है। फिल्म्स हिट या फ्लॉप हो सकती हैं, पर रियल एस्टेट हमेशा अप्रिशिएट करता है। हिट्स पे द बिल्स, रियल एस्टेट कीप्स द स्कोर। किड्जानिया, नोमी और मीरकैट जैसे स्ट्रेटेजिक बेट्स भी उसी पैटर्न को दिखाते हैं, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज और टाइमिंग का टैलेंट। लोग सोचते हैं एसआरके सिर्फ फिल्मों से अमीर हुए। ट्रूथ यह है कि फिल्में सिर्फ कैश फ्लो हैं, असली वेल्थ इक्विटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आती है। 2024 और 2025 में केकेआर की तीसरी आईपीएल ट्रॉफी, नाइट राइडर्स ग्रुप का यूएस और यूएई एक्सपेंशन, रेड चिलीज वीएफएक्स की हाई कैपेसिटी स्लेट और डियावोल की यूके एंट्री, सब एक डायरेक्शन में इशारा करते हैं। ओन्ड आईपी, ओन्ड टीम्स और ओन्ड ब्रांड्स। अब सवाल यह है, जब स्पोर्ट्स मीडिया राइट्स और स्ट्रीमिंग इकोनॉमिक्स फिर से रिप्राइस हो रहे हैं, क्या नाइट राइडर्स ग्रुप खुद का ओटीटी लाएगा? क्या रेड चिलीज वीएफएक्स ग्लोबल पावर हाउस बनेगा? और क्या एसआरके का जीरो फी मैक्सिमम इक्विटी मॉडल बॉलीवुड का स्टैंडर्ड बनेगा? अगर हां, तो आज की ये स्टोरी कल की एमबीए केस स्टडी होगी। ऐसी और बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्केल डिकोडेड।